नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान से पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल सियासी दावे करते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। तो आइए जीएफएक्स के माध्यम से कुछ जरूरी तथ्यों पर नजर डालते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव, जल्द होगी तारीखों का ऐलान। शनिवार दोपहर 3 बजे आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश भर में होगी आचार संहिता लागू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह दावा। एमपी बीजेपी चुनाव के लिए तैयार। हर बूथ पर बढ़ाएंगे 370 नए वोट। बीजेपी के दावे पर कांग्रेस का प्रहार। दावे को बताया खोखला। तो आचार संहिता लागू होने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। बीजेपी हर बूथ पर चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारियों के लिए लग जाती है। इस बार पीएम मोदी का लक्ष्य है कि हर बूथ पर 370 नए वोट बढ़ाना है। हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ इस बार बीजेपी इतिहास बनाएगी। छिंदवाड़ा के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। सुनिए वीडी शर्मा ने क्या कुछ किया। कल आचार संहिता के संकेत मिले हैं, स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव हम केवल आचार संहिता डिक्लेयर होने पर नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्येक बूथ पर चुनाव, जिस चुनाव को जीतते हैं उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भोपाल के अंदर लिया था, तब कहा था हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और कमल के फूल के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। इस बार हम माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है हर बूथ पर 370 प्लस नए वोट बढ़ाना, और हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। 29 की 29 सीटें जीतेगी, और छिंदवाड़ा हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। और एक बात मैं और बताना, बीजेपी के इस दावे को खोखला बताते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि वीडी शर्मा हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि किसी एक बूथ पर भी किसान परेशान न हो, किसी बूथ पर 370 युवा बेरोजगार न हो, 370 लोग कर्जदार न हो, तो बीजेपी के नेता बताएं। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं, और हमारा भी दायित्व है कि हम किसी बूथ पे अगर 370 लोग कर्जदार नहीं हो, तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता बताएं। किसी बूथ पर 370 बेरोजगार नहीं मिले, तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी बताए। किसी बूथ पर 370 का 10%, 37 लोग पूरे 10 साल में, कोविड में या आत्महत्या में या किसी भी तरह की सरकार की यातनाओं से घटित कोई मौत नहीं हुई हो, तो भारतीय जनता पार्टी बताए। 10%, जैसा मैंने कहा, कोविड में बीजेपी की यातनाओं से, महंगाई और बेरोजगारी से किसी ने आत्महत्या नहीं की हो वो, और अन्य सरकारी यातनाओं से ऐसा एक भी बूथ नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम 37 लोगों ने इस 10 साल में अपने, या 20 साल में बीजेपी की जब से यहाँ गवर्नमेंट है, जब से लेके आज तक, और 10 साल की नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, मौत नहीं हुई हो, तो वो बूथ बताएं। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के अध्यक्ष को। तो चुनौती दिया जा रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी कह रही है कि हमारी तैयारी है और 370 वोट प्रत्येक बूथ पर बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि हर बूथ पर 370 जो लोग हैं बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। योगेश गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता, पवन पटेल जी महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे पवन पटेल जी से। पवन पटेल जी महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सबसे पहला सवाल आपसे कि
यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी का कहना है कि हर बूथ पर वो 370 वोट बढ़ाएगी, हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं, कल चुनाव का आगाज होगा, तारीखों का ऐलान होगा और हम पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस किस तरह से तैयार है, तो चलिए पवन पटेल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम योगेश गुप्ता जी के पास जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता हैं योगेश गुप्ता जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल आपसे है कि बीजेपी चुनाव आयोग अब तारीखों का ऐलान करने वाला है, कुछ ही घंटे शेष बचे हैं दहाई में कि इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, कांग्रेस टक्कर दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम जो है अब पूरी सीटें मध्य प्रदेश की जीतेंगे और आप कह रहे हैं कि 29 की 29 सीटें हैं जो है हम पुनः जीत लेंगे। बीजेपी ये कह रही है। तैयारियां हैं बूथों पर 370 वोट आप कह रहे हैं कि हर बूथों पर बढ़ाएंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 370 लोग किसान परेशान है, 370 बेरोजगार परेशान है, कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे यशस्वी माननीय वीडी शर्मा जी ने जो बयान दिया है वो अक्षर सही इस मायने में है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड संगठन है, 24/7 चुनावी मोड में रहती है। चुनाव आयोग द्वारा कल की जाने वाली चुनाव की तारीखों का हम स्वागत करते हैं और उसके मद्देनजर हमारे संगठन की पूरी तैयारियां भी है। 2014 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 27 लोकसभा सीटों पर विजय मिली भारतीय जनता पार्टी को। 2019 में 28 सीटें हमने जीती और अब की चोट करारी है, पूरी 29 सीट हमारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि विगत 2 माह के समय में अगर हम आकलन करें तो मालवा कौशल अंचल के और विंध्य क्षेत्र से लगभग 5000 कांग्रेस के दिग्गज राजनेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। माननीय नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए विकसित भारत की रणनीति के मद्देनजर और प्रभु श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के तारतम्य में यह सदस्यता दी गई। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। 2047 में जो माननीय मोदी जी का कथन है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करेंगे, उसी के मद्देनजर हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी काम कर रही है। और हम विधानसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुआ 3 महीने पहले, उसमें हम 11,000 शक्ति केंद्रों के माध्यम से 65,000 बूथों तक एक बार नहीं 3 बार पहुंचे थे। अभी आचार संहिता लगने के पहले हम 3 बार बूथों तक पहुंच चुके हैं, 65,000 बूथों तक। पहले अक्षर वितरण कार्यक्रम के द्वारा, दूसरा प्राण प्रतिष्ठा रामलल्ला जी की और तीसरा गांव चलो बूथ प्रवास अभियान के माध्यम से। और अभी हमारा 13 से 22 तक का जो हितग्राही और लाभार्थी संपर्क अभियान उसके मद्देनजर हम सतत संपर्क में हैं मतदाताओं के और हितग्राहियों के। तो हम अपनी जो भारत की प्रगति है, जो देश की प्रगति है, जो देश की सुरक्षा है, जो माँ बहनों का उन्नयन है, जो किसानों का उन्नयन है, जो कर्मचारी वर्ग जिनके लिए आज ही हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक और अच्छी घोषणा की है कि 4% डीए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है देवेंद्र जी कि सर्व वर्ग हितैषी और सर्व जनों से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हैं और उनके लिए जी बिल्कुल काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हमें मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा। जी, हम पुनः पवन पटेल जी के पास आना चाहेंगे। पवन पटेल जी महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। इतनी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है हर बूथों पर और 370 वोट बनाने के दावे, और इन्होंने ये भी बता दिया योगेश गुप्ता जी ने कि किस तरह से ये वोट बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने काफी मशक्कत की है, हमने काफी मेहनत की है। जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है पवन पटेल जी? तो चलिए,
कांग्रेस के पास तो 28 सीटों पर 29 सीटों पर प्रत्याशी नहीं है उतारने के लिए। जी, पवन पटेल जी 10 से सीटें हमारा बामुश्किल घोषित हुई हैं जी, पवन और पटेल जी से 18 हमारा सीटों पर संपर्क डर नहीं के हो पाया। मारे घोषणा रुकी हुई है कि अगर ऐसा ना हो कि हम प्रत्याशी डिक्लेयर करें और भारतीय जनता पार्टी सत्ता ले ले। जी, मतलब भारत ने इधर से प्रत्याशी डिक्लेयर हो और उधर भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर लें, ऐसी भी संभावना हाँ, है। ये डर है ठीक- कांग्रेस में, ठीक है, डर का माहौल है, भय का बिल्कुल, माहौल बिल्कुल, है और जीतू पटवारी जी के चेहरे पर वो पराजय के भाव स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। पवन पटेल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पवन पटेल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है सर। जी, आपकी तैयारी के बारे में योगेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि अभी तो उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर और डर है कांग्रेस को कि कहीं प्रत्याशी घोषित कर दें और वो जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लें। हाँ, तो ये तैयारी ओवर क्या कॉन्फिडेंस बोल रहे हो योगेश जी, ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। योगेश जी भी वॉशिंग मशीन में धुले हुए बैठी है, तो डर साबित हो रहा है, कैंडिडेट में उम्मीदवार है नहीं। ये तानाशाही के संविधान से इस देश को आजाद कर चलिए, पवन पटेल जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हमारे पास नहीं आ पा रही है, इसलिए हम रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की तरफ। रमेश शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी की तैयारियां तो दिख रही हैं, बहुत तेजी से बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही हैं और दावे भी कर रही हैं कि 29 की 29 सीटें हम लेकर के जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर कांग्रेस को देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव, अभी जो कल चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी, तो इसके बाद जो है क्या परिस्थितियां बन पा रही हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि तैयारी भाजपा काफी समय से कर रही है और विधानसभा चुनाव की तैयारी भी उन्होंने बहुत पहले से की थी। और अगर उनका विधानसभा चुनाव की रणनीति भाजपा की देखें तो उसमें लोकसभा की तैयारी भी साथ साथ दिख रही। तैयारी की दृष्टि से भाजपा एक कदम आगे है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस जो है वो चुपचाप बैठी हुई है। कांग्रेस की भी अपनी तैयारी चल रही है, इनकी भी स्थानीय स्तर पर बैठकें हो चुकी है। और इसके अलावा खासतौर से जो मुद्दे उठा रहे हैं बार बार, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा है, ये चुनाव को ध्यान में रख कर उठा रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस बार आमतौर पर जब भी चुनाव समीप आते हैं, राजनीतिक दलों से लोग पार्टियां छोड़ करके जाते हैं। लेकिन इस बार कहीं वैसे भाजपा के भी कुछ लोग गए हैं कांग्रेस में, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी पूरे मध्य प्रदेश में हर लोकसभा क्षेत्र से, हर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लोग भाजपा में ज्यादा गए हैं और कई तो बड़े नामवर लोग गए हैं। मुझे वाकई बहुत हैरत हुई इंदौर वाले शुक्ला जी की, सुरेश पचौरी जी की, मुझे वाकई एक हैरत हुई कि इतने वरिष्ठ लोग जो हैं, जिन्होंने वाकई कांग्रेस के लिए कुछ किया था, वो भी अगर कांग्रेस समय छोड़ के गए हैं तो जरूर कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ समस्या होगी। तो जो भी कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर के लड़ाई थोड़ी सी दिलचस्प है और भाजपा एक कदम आगे चल रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि एक बार शायद भिंड में ऐसा हो चुका है, ये चुनाव को भूल गया किस चुनाव की है, 2014 की है कि 19 की है, कांग्रेस ने टिकट घोषित किया था और अगले दिन भाजपा में चले गए थे। तो शायद भिंड का शायद मामला है। तो कुल मिलाकर के इस समय कांग्रेस से लोग जा रहे हैं। और लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस कोई शून्य में चली जाएगी। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस एक आध बार इसको रिवाइज करेगी। ये कहीं ना कहीं पीढ़ी का परिवर्तन या टीम का परिवर्तन, ये परिस्थिति हमको अभी देखने को मिल रही है। जी, पीढ़ी का परिवर्तन या टीम का परिवर्तन अभी देखने को मिल रहा है। पुनः हम आएंगे पवन पटेल जी के पास। पवन पटेल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज एकदम बढ़िया जोरदार ढंग से आ रही है। जी पवन पटेल जी, तो सवाल यही है कि जो अभी उत्तर आप दे रहे थे योगेश गुप्ता जी का, वो सवाल का उत्तर आप पूरा दे नहीं पाए कि डर रही है कांग्रेस कि हम अपने प्रत्याशी उतारें और नाम घोषित करें और अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर लें। नहीं, देखिए, डरने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज किस तरह की
हालात इस देश और प्रदेश में चालू किए हुए हैं। आज आपने देखा अभी आज लिस्ट जारी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जारी हुई है कि हम कंपनी के ऊपर ईडी सीआईडी की धमकी देंगे और उसके 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल जाएगा। तो ये उसी परिणित ये बताना चाहिए कि संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। ये वही कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार दिख रहा है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिख रहा है, उसके ऊपर धमकी दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे ऊपर कार्यवाही करेंगे, ये करेंगे। इसीलिए ऐसा क्या कारण है बताइए ना, ऐसा कौन सा काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि सब कोई जा रहे हैं। कोई समझ से परे है, न महंगाई कम करी, न बेरोजगारी करे, जिन बातों को सबसे ज्यादा प्रचारित किया उनको कोई पूरा नहीं किया। और ये तानाशाही के संविधान सभा में 29 की सीट तुम्हारा बोल रहे हो, 29 की सीट इसी से समझ में आता है कि तुम्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास ही नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में होता तो तुम बोलते हमें एक स्वस्थ और स्वस्थ विपक्ष चाहिए जो हमें आईना दिखा सके। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से चलती है। ये करते हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी का या दूसरी पार्टी को जो सबसे बड़ा करप्ट व्यक्ति होगा, उससे ज्यादा करप्ट कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन जब इनके आएगा वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, उससे ज्यादा पुण्य वाला आदमी कोई नहीं होगा। तात्पर्य क्या है कि बीजेपी कुछ सीटें छोड़ दे कांग्रेस के लिए कि विपक्ष मजबूत हो? नहीं, छोड़ ना दे। ये छोड़ जो कार्यवाही हो रही देश में हर व्यक्ति देख रहा है ना कि ईडी सीआईडी की धमकी दे रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, लोगों के धंधे पानी बिजनेस परिवार चला रहे लोग। तो हर तरह जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पैसे का दुरुपयोग फुल तरह अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसी कारण से हम कहते हैं कि अगर इनमें दम है तो अपने लोगों के दम पे चुनाव लड़े ना। क्यों कांग्रेस पार्टी के दम पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अगर इनके कार्यकर्ता बड़े कैडर बेस हैं, बड़ा ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इनकी नीतियां बड़ी अच्छी, इनकी पॉलिसी बड़ी अच्छी है, महंगाई इन्होंने कम कर दिया, बेरोजगारी के एकदम खत्म कर दिया, रोजगार सरप्लस में है और 100 दिन में काला धन ला के हर आदमी को 15-15 लाख रुपए दे दिए हैं। जब इनकी नीतियां इतनी अच्छी तो क्यों दूसरे के लोगों की जरूरत पड़ रही है? क्यों कांग्रेस के आयातित लोगों के क्यों उस विचारधारा वाले लोगों को ले रहे हैं जिस विचारधारा के खिलाफ ये बात कर रहे थे? क्यों हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आज इनके पास जवाब कुछ नहीं। इस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड का कौन जवाब देगा? बताएं कि कैसे कंपनी इतने सारे चल रहे थे। अभी स्टेट बैंक से 3 दिन 4 दिन जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा तब जाकर लिस्ट, ये इनके पास लिस्ट जारी नहीं हो सकती। इसमें भी अभी कितना मैनिपुलेट हुआ होगा देखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो हर तरह से मैनिपुलेट कर रही है, हर तरह से मैकेनिज्म के हिसाब से, चाहे पैसे का हो, चाहे कंपनी को, चाहे जनता को हो, वो किसी न किसी एक दिन पोल पट्टी खुलेगी। उस दिन खबर व्यक्ति के सामने आ जाएगा कि क्या मोदी जी की गारंटी थी और क्या मोदी जी की जादूगरी थी। चलिए योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कांग्रेस के नेता आए हैं वो बिना शर्त आए हैं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कर्तव्य निर्वहन को देखते हुए आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत गौरवान्वित हुआ है। विदेशों में भारत की साख बढ़ी है। चाहे वो यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे हमारे छात्रों को निकालने की बात हो या ईरान या सऊदी अरब में फंसे हुए हमारे छात्रों को निकालने की बात हो, चल रहा विज्ञापन। रोजगार की बात करी पवन पटेल जी, सुन लीजिए। अभी हाल ही में जो यूपीएससी और पीएससी के रिजल्ट आए, 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र फौरन प्रदान किए गए। वितरण 5 मार्च को स्वास्थ्य विभाग में, अरे बाप रे, राम राज्य 3327 पदों की नियुक्ति की गई है। ये लो करो बात। परसों के प्रमुख समाचार पत्रों में 65,000 सरकारी विभागों में जो पद खाली है, 50% पदों की भर्ती संविदा के द्वारा नियुक्त करने की नियुक्ति की गई है। तात्पर्य है कहने का कि जो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था संविदा कर्मियों से, उनकी मांग को पूरा किया है। वाह। आज राज्य सरकार के कर्मचारियों को 4% दिया गया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से और मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से किसानों के उन्नयन का काम किया गया है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत हुआ है किसानों का। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख किसानों को 755 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अरे बाप रे। 129 करोड़ लाडली बहनों को 1576 करोड़ के माध्यम से 90 दिनों में 4,728 करोड़ का भुगतान किया गया है। ये लो गिन लो। 2,43,000 लाडली लक्ष्मियों को
86 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। चलिए, महिला स्व सहायता समूहों को 9,838 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। अरे वाह। तो ये इस प्रकार देश और प्रदेश में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, हमारे मरीजों के लिए 2 दिन पहले ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई गई है। 4 महानगरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को आज चकाचक चमकाया गया है। अरे राम। और आपके जानकारी के लिए बता दूं मैं, 28,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं 308 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये खरगोन में ऊर्जा का संयंत्र लग रहा है एक बहुत बड़ा। चलिए, तो ये तमाम वो जानकारी है जो आपके चैनल के माध्यम से ठीक है मैं आपके दर्शकों तक डाल रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेसी तो आंखें बंद करके बैठे हैं, सच सुनना चाहते नहीं है, जमीन पर किसी मौजूदगी है नहीं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा है, प्रदेश संगठन में तोते बोल रहे हैं, एक दूसरे के बीच में अंतर प्रतिद्वंदता है, प्रत्याशियों का अभाव है, ना नेता है, ना नीति है, ना चलिए नियत है। ठीक है, हम आपके पास तो आएंगे। प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस को क्यों चुने? बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बड़ा जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए कि किसे चुनेगी। आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, आपने अच्छा काम किया है तो आपको वोट मिलेगा, अगर जो अच्छा काम नहीं किया है तो कांग्रेस आएगी। ये तो जनता के ऊपर छोड़िए। हम आना चाहते हैं रमेश शर्मा जी के पास। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो है चुनाव आयोग जब तारीखों की घोषणा करेगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, ऐसे समय में अब जो सरकारें हैं, जो भी चुनाव प्रचार है, चाहे राजनीतिक दल हैं, वो क्या कौन कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे, खासकर सरकार? देखिए, मोटे तौर पर चुनाव आचार संहिता होने के बाद राजनीतिक दल कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे सार्वजनिक तौर पर जो कि सरकार से जुड़ा हुआ हो और जिसमें उनके राजनीतिक दल का प्रचार होता हो। मोटे तौर पर बाई द वे जैसे कहीं कोई कथा चल रही है तो कहीं कथा चल रही है तो आमतौर पर राजनेता कथाओं में जाते हैं, लेकिन अब मंच पर जाकर के भाषण वहां पर नहीं दे पाएंगे। जाएंगे, दर्शन करेंगे खड़े होकर के और जो भी माला प्रसाद चढ़ाना, दक्षिणा चढ़ा करके लौट आएंगे। मंच पर जाकर के अगर संबोधन किया तो ये काम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार किसी सरकार में जो सरकारी दल हैं जो वो शिलान्यास नहीं कर पाएंगे, किसी कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, अगर सड़क बन गई है तो उसका लोकार्पण नहीं कर पाएंगे, वो फिर वैसे ही या तो खोल दी जाएगी या फिर उसको 2 महीने के लिए प्रतीक्षा किया जाएगा। तो कोई भी ऐसा कोई कार्य जिसके उस राजनीतिक दल को या उस राजनेता को यश मिलता हो, श्रेय मिलता हो, राजनीतिक लाभ की संभावना हो, वो कामों पर लगभग पाबंदी लग जाएगी। और विशेषकर इसकी अनुमति कुछ जो नियमित काम है, व्यक्तिगत लाभ के जो नियमित काम है, उसकी चुनाव आयोग से परमिशन लगेगी। जैसे थोड़ी देर के लिए लाडली बहना को जो पैसा जा रहा है, या मान लीजिए लाडली लक्ष्मी योजना है या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, इन योजनाओं की परमिशन लगेगी। अगर चुनाव आयोग परमिशन देगा तो फिर अगले महीने अब लाडली बहना को पैसा जाएगा, क्योंकि पहले संभावना थी कि 10 तारीख तक चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, इसीलिए इस बार पहली तारीख को लाडली बहना के खाते में चला गया। तो अगले महीने जाने के लिए स्पेशल परमिशन लगेगी। अगर चुनाव आयोग परमिशन पैसा जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसानों का जो अनुदान है या भी की जो किस्तें हैं, जब ये जो है ये भी उसके अनुमति से ही जाएंगे। एक और बारीक बात बताता हूं कि ये जो सरकार ने खरीदी पर घोषणा की है बोनस की, एक तो कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य की घोषणा है और फिर समर्थन मूल्य के ऊपर जो अतिरिक्त राशि है, तो समर्थन मूल्य का भुगतान तो हो जाएगा, लेकिन अतिरिक्त राशि के लिए या तो चुनाव आयोग से परमिशन लगेगी या फिर इनको रुकना पड़ेगा। ये पैसा फिर आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है, समर्थन मूल्य का पैसा नहीं, समर्थन मूल्य के ऊपर जो बोनस की घोषणा की है वो फिर उसके लिए रुकना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो श्रेय देते हैं व्यक्ति को, उसमें थोड़ी सी रोक लगेगी। जी, अगर विपक्ष की बात करें तो इस जो राजनीतिक, ये भी एक राजनीतिक दल है, तो यहाँ पर क्या क्या अंकुश लग सकते हैं विपक्षी पार्टियों पर? देखिए, विपक्षी पार्टियों का जैसा कि कहा कि मंदिर में सार्वजनिक रूप से
जो आयोजन हो सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए महाकाल मंदिर में ही उनको जाना है, तो महाकाल मंदिर में सार्वजनिक आयोजन में जो सहभागिता है उससे वो बचेंगे, दर्शन करके पूजन करके चुपचाप लौट आएंगे। इस तरीके से अतिरिक्त प्रचार, एक तो ये होता है कि विपक्ष का कोई राजनीतिक दल जिसने महाकाल बाबा की पूजन की और सामान्य रूप से आ गया और जो नेचुरल, लेकिन एक होता है कि उसका बाकायदा फोटो लेकर के एक्स्ट्रा प्रचार करना, वो उसको नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से सार्वजनिक आयोजन कहीं हो रहा है, कोई भी मंच का कोई आयोजन हो रहा है, बहुत सारे सोशल इवेंट चलते ही रहते हैं, संगोष्ठियां ही चलती रहती हैं, तो इस तरह के इन कार्यक्रमों में वो जो अगर मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे तो मैं समझता हूं अब वो मुख्य वक्ता के रूप में उसमें नहीं रहेंगे, सहभागिता वो कर सकते हैं, मुख्य वक्ता नहीं रहेंगे। इस तरह की कुछ बातों से उनको बचना पड़ेगा। एक चीज और, जो आज डीए का घोषणा किया गया है कर्मचारियों के लिए, 4% डीए की घोषणा की गई जुलाई 2023 में इससे ये लागू होगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन इससे पहले ये घोषित हो गया, तो अभी तो घोषणा हुई है, तो प्रक्रिया करने में समय लग सकता है। तो क्या ये जो घोषणा हुई है सिर्फ घोषणा ही रह जाएगी या फिर ये सुचारू रूप से आएगा? देखिए, मोटे तौर पर जो आज अगर घोषणा हुई है तो आम तौर पर इस तरह की घोषणाओं में सरकार बहुत सावधानी बरतती है और उसका आदेश जारी करने में कुछ होता नहीं। तो मुझे जो लग रहा है इस घोषणा के आदेश तो कल दोपहर तक निकल जाएंगे। कुछ घोषणाएं ऐसी होती हैं जो वो करते हैं। इसी तरीके से ये जो तबादला आदेश भी जारी हुए हैं, मान करके चलिए कि ये सब कल दोपहर तक ज्वाइन कर लेंगे या कुछ ना कुछ उसका कारण, अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो उसका कोई कारण लेकर के दे देंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। कुछ एक और बात है, जहां जहां जो भी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में कोई और सरकार है, इन सारी सरकारों ने अपना जो टारगेट रखा था काम को फिनिश करने का, वो 29 फरवरी रखा हुआ था। 29 फरवरी के बाद अगर आप देखेंगे बहुत नॉमिनल और रूटीन काम ही हुए हैं। अब ये चूंकि 2-4 घोषणाएं जरूर हुई हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की केंद्र से, या यहाँ डीए की बात हुई है, या आज ट्रांसफर लिस्ट निकल गई है। ये मान करके चलिए कल दोपहर तक ये सारे आदेशों का मतलब आदेश औपचारिक रूप से निकल जाएंगे। डीए का आदेश भी निकल जाएगा, लटकेगा नहीं ये आदेश। जी योगेश गुप्ता जी, जब चुनाव नजदीक आए हैं तभी ये घोषणाएं क्यों की गई हैं? इससे पहले भी हो सकती थी। नहीं, देखिए, सरकार की अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मद्देनजर जैसे जैसे सरकार अपने आप को सहज और सरल सुगम समझती है, उस हिसाब से हर वर्ग के हितों के कल्याण हेतु घोषणाएं और काम किया जाता है। और निश्चित रूप से ये चुनावी घोषणा नहीं है। माननीय केंद्र सरकार द्वारा जो 4% डीए केंद्रीय कर्मचारियों को दिया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों ने वो डिमांड की थी और लंबित डिमांड थी, उस पर निराकरण माननीय मोहन यादव जी ने किया है। आभार है यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। जी चलिए पवन पटेल जी, आपको कुछ कहना है? मुझे जाना पड़ेगा। पवन जी, बिल्कुल पवन पटेल जी आपको कुछ कहना है? जी, पवन पटेल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो कुल मिलाकर के घड़ी की सुइयां भी अभी इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो चुनाव के योग हैं वो अब बन गए हैं और कल 3 बजे जो चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ये माना जा रहा है कि चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। क्या क्या तैयारियां हैं, कैसी कैसी तैयारियां हैं, क्या क्या प्रतिबंध लग जाएंगे, किन बंधनों में बंधना पड़ेगा राजनीतिक दलों को और सरकार को, ये हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।